हेलो गाइस, दिस इज जीएम सिद्धांत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों। और वेपर प्रेशर जिसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक सोल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। तो वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग डेफिनेशन। क्या है? कहते हैं प्रेशर develop develop by the vapor of a liquid in position of equilibrium is called as equilibrium vapor pressure या फिर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों। तो क्या है डेफिनेशन? कहता है, नाम से पता चलता है बच्चों, वेपर प्रेशर यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। किसका वेपर? लिक्विड का वेपर। तो कहते हैं लिक्विड का वेपर के कारण जो होगा प्रेशर, कब? इक्विलिब्रियम पे। ये कंडीशन है, किसी भी वक्त पे नहीं, इक्विलिब्रियम पे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है बच्चों। इक्विलिब्रियम पर कोई लिक्विड का वेपर जितना प्रेशर बनाता है उसे ही हम लोग उस लिक्विड का क्या कह देते हैं? इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डिफाइन हो रहा है तो नाम पड़ गया इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, या फिर इसको हम लोग सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी कहते हैं। लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, सुविधाजनक होने के लिए, सिर्फ यहां पर हम लोग वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो केमिस्ट्री में जब भी वेपर प्रेशर लिखा हो, इसका मतलब कतई नहीं होगा कि आप कभी भी वेपर प्रेशर किसी समय भी किसी लिक्विड के वेपर का प्रेशर बना लें। नहीं, आपको इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन करना है। क्योंकि एक्चुअली में वेपर प्रेशर का जो आप लोगों को मतलब समझना है वो इक्विलिब्रियम के टाइम के वेपर का प्रेशर समझना है। हम लोग हर जगह इक्विलिब्रियम वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो बस इसलिए कि सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि बार बार हम लोगों को इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम या सैचुरेशन सैचुरेशन या सैचुरेटेड ना लिखना पड़े। लेकिन अगर सिर्फ वेपर प्रेशर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि आपको इक्विलिब्रियम अंडरस्टूड है। सबसे पहली बात। अब क्वेश्चन उठता है कि इक्विलिब्रियम क्या है, होता क्या है जब भी आप किसी लिक्विड को वेपराइज करते हैं या उसका वेपर बनाते हैं। तो शुरू में जो पहला प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। लिक्विड का वेपर में बदलना, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। और फिर वेपर का लिक्विड में बदलना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, और फिर जो बना हुआ वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो पहले होगा वेपराइजेशन और फिर होने लगेंगे कंडेंसेशन। यानी कि दो अपोजिंग प्रोसेस है। यहां पे एट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? कहीं भी अगर बच्चों अगर इक्विलिब्रियम वर्ड आए ना तो आप एक बात याद रखिएगा कि दो अपोजिंग प्रोसेस, अपोजिंग मतलब एक दूसरे के विपरीत होने वाला प्रोसेस, सेम रेट से हो जाना चाहिए। अगर दो अपोजिंग प्रोसेस सेम रेट से हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि भाई तुम इक्विलिब्रियम पे आ गए हो। तो यहाँ पे दो दो अपोजिंग प्रोसेस है। एक तो लिक्विड का उड़ना, दैट इज वेपराइजेशन, और जो वेपर का उड़ के कंडेंस होकर नीचे आना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ वेपराइजेशन जो होना चाहिए, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन
है ना। व्हाट इज वेपराइजेशन? वेपराइजेशन का मतलब हो गया लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। और कंडेंसेशन क्या हो गया? वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि अगर यहाँ पे जो फिजिकल प्रोसेस है, अगर आप लोग 11th में इक्विलिब्रिया पढ़े होंगे तो यह एक तरह का फिजिकल इक्विलिब्रियम है। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब लिक्विड जो है वो वेपर में जा रहे हैं और वेपर जो है वो लिक्विड में आ रहा है। वेपर एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। यह फिजिकल इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट करने लगेगा उस वक्त जितना प्रेशर बन रहा होगा वह प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाएगा। फिर से बोलता हूं, यह इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उस समय कोई वेपर बन रहा होगा और उस वेपर का जो प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर कहलाएगा, है ना। तो इसी इक्विलिब्रियम पर बनने वाले वेपर के प्रेशर को वेपर प्रेशर कह देंगे, या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कह देंगे, या फिर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कह देंगे। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इसलिए यूज किया जा रहा है कि इसका मतलब भाई इक्विलिब्रियम पे जितना वेपर बनेगा उससे ज्यादा वेपर बन ही नहीं सकता है। जब उससे ज्यादा वेपर बन ही नहीं सकता है तो उससे ज्यादा वेपर प्रेशर हो ही नहीं सकता है, इसलिए उसका वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब मैक्सिमम वेपर प्रेशर, यानी कि मैक्सिमम वेपर के कारण बनने वाला प्रेशर, इससे ज्यादा प्रेशर संभव नहीं है। तो इक्विलिब्रियम पर जो वेपर बनता है दैट इज मैक्सिमम वेपर, और उसके कारण जो बना प्रेशर दैट इज मैक्सिमम वेपर प्रेशर। और जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है उसी को कह देते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। और सिंप्लीफाई करके हम लोग सिर्फ बोल देते हैं वेपर प्रेशर। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको लिख दे बच्चों की फाइंड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, तो इसका मतलब है कि भाई आपको एक सिंपली वेपर प्रेशर ही पूछा जा रहा है। या कहीं लिख दे फाइंड वेपर प्रेशर, तो इसका मतलब समझिए भाई इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेनली हम लोग को ये दोनों टर्म इंक्लूड करना जरूरी होता है, लेकिन केमिस्ट्री में सुविधा के लिए हम लोगों ने बस वेपर प्रेशर का इस्तेमाल किया है, इक्विलिब्रियम और सैचुरेशन वर्ड को हम लोगों ने हटा दिया है। लेकिन अगर कभी यूज करके पूछ दिया जाए तो आपको समझना है कि भाई ये सब तीन चीजें जो हैं एक जैसी ही हैं केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर लिया है मैंने, और यहाँ पे कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये, और यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तुम लोग गैसेस स्टेट में पढ़े होगे 11th में, जैसे लंडन फोर्स, या फिर उसको हम लोग और कह देते हैं टैपल डैपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब क्या है? ये सब एक तरह के क्या है? वॉन्डरबल फोर्स हैं। तो जैसा लिक्विड होगा उसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होगा। जैसे अगर वाटर होगा तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगते रहेंगे। तो होता क्या है कि अगर मुझे इस मॉलिक्यूल को एस्केप करके ऊपर ले जाना है, यानी कि इस लिक्विड को मुझे अगर वेपराइज करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है, तो अपने को एक सर्टेन टेम्परेचर यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सर्टेन टेम्परेचर के कारण क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होंगे? एनर्जी प्रोवाइड होने लगेंगे। और जैसे एनर्जी प्रोवाइड होने लगेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर होने लगेगा, और ये जो मॉलिक्यूल्स है इसकी अपनी एनर्जी बढ़ने लगेगी। और जैसे ही इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी तो स्केप कर जाएगा। यानी कि टेम्परेचर को प्रोवाइड करने का मकसद है कि मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना। और जैसे ही इसकी काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड को पार करेगी, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को पार करेगी, ये वेपराइज होकर के ये मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर आ जाएगा। उसी तरह से धीरे धीरे यहाँ मॉलिक्यूल्स जमा होते जाएंगे। ये अपना लेयर है किस चीज़ का? ये वाटर का लेयर है। मान लो मैंने जो सॉल्वेंट बनाया है, तो धीरे धीरे मान लो यहाँ पे लिक्विड जमा, वेपर जमा हो गए, जो अपने लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पे जो मान लो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर आ चुका है सर्टेन टेम्परेचर टी पे। अब मान लेते हैं ये टी बराबर 0 पे बस एनालिसिस है, मैंने जस्ट मैंने गर्म करना शुरू ही किया है, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। या फिर तुम कह सकते हो जब तुमने अपना ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ। साइंस में या फिर केमिस्ट्री में टी बराबर 0 का मतलब होता है कि आपने अपना ऑब्जर्वेशन जब शुरू किया उसी वक्त को हम लोग टी बराबर 0 कह देते हैं। ठीक है, या फिर इसको इनिशियल टाइम भी कह सकते हो, यानी कि एक्सपेरिमेंट शुरू होने से जस्ट पहले का टाइम, यानी कि बस शुरू होने को एक्सपेरिमेंट ये भी कह सकते हैं। या फिर जब आप एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं
या शुरू होने के बाद कुछ समय बीत चुका है, तो आप जब से ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते हैं उसी को हम लोग कह देते हैं t बराबर 0। तो t बराबर 0 मान लेते हैं, अभी उसको हम लोग कहते हैं 0 सेकंड पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर बना हुआ है और इसके कारण एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, एक प्रेशर यहाँ बन रहा है जिसको हम लोग कह देते हैं कि ये P1 प्रेशर है। फिर कुछ समय बीता, मान लेते हैं फिर कुछ 10 सेकंड बीत गए होंगे, 10 सेकंड बीत गए होंगे मान लो। कंटेनर को क्लोज ही रखना है, तो कंटेनर को क्लोज ही रखना है बच्चों। यहाँ पे फिर से लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं और चूंकि समय बढ़ चुका है, टेम्परेचर हम लोग लगातार दिए जा रहे हैं, समय बढ़ चुका है, तो अब यहाँ पे पहले से ज़्यादा क्या होंगे, पहले से ज़्यादा वेपर होंगे, यहाँ पे पहले से ज़्यादा वेपर हो गए होंगे यहाँ पे। अब चूंकि वेपर ज़्यादा हो गए हैं तो बनने वाला प्रेशर जो यहाँ P1 था, अब मान लेते हैं यहाँ बनने वाला प्रेशर P2 हो गया है। तो मान लेते हैं ये 10 सेकंड पे मैंने एनालिसिस किया, ये P2 प्रेशर हो गया है। फिर मैंने कुछ समय के बाद देखा, जो लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में सारे मॉलिक्यूल्स वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़े होते हैं, तभी तो नहीं उड़ पा रहे हैं, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहेगा, है ना। और जैसे ही अब मैं टेम्परेचर कंटिन्यू में दिए हुए हूँ, अब मान लो टेम्परेचर दिया हुआ मान लेता हूँ 20 सेकंड हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे फिर से अब यहाँ पे मान लेते हैं कुछ और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं और ज़्यादा वेपर्स यहाँ पे आ चुका है। तो मान लेते हैं यहाँ जो प्रेशर हो चुका है वो P3 प्रेशर हो चुका है, यानी कि जो इस जितने भी वेपर हैं उनके कारण जो प्रेशर बन रहा है इस लिक्विड के सरफेस पे, वो मान लेते हैं P3 का प्रेशर बन रहा है। और अब मैं थोड़ी वैल्यू भी लिख दूँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो जो प्रेशर बन रहा है, मान लेता हूँ ये प्रेशर जो है वो 0.25 ATM का प्रेशर बन रहा है, ये मान लेता हूँ 0.5 ATM का प्रेशर बन रहा है, ये मान लेता हूँ ये 1.25 ATM का प्रेशर बन रहा है, कुछ इस तरह से। और एक और ऑब्जर्वेशन कर दूं, यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे वेपर हैं, ये सब सारे वेपर हैं। और ये मान लेता हूँ जो प्रेशर बन रहा है, ये मान लेते हैं अगर इसको मान हम P4 मान लेते हैं, और मान लो इसको मैंने देख लिया है 30 सेकंड के बाद, तो मान लेते हैं यहाँ भी 1.25 ATM ही आ रहा है प्रेशर। तो थोड़ा सा इसको हम लोग स्टडी करते हैं। शुरू में 0.25, फिर 0.5, फिर 1.25 और फिर 30 सेकंड में 1.25। क्यों? यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है कि प्रेशर इंक्रीज करता गया, लेकिन यहाँ के बाद प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, सिर्फ वेपर बन रहे होंगे, यहाँ पे सिर्फ वेपर बन रहे होंगे, यहाँ भी सिर्फ वेपर बन रहे होंगे, यहाँ पे वेपर बन रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया होगा कि यहाँ पे अब जितना वेपर बन रहा होगा उतना ही वेपर अब कंडेंस भी हो रहा होगा, यानी कि जो कंसंट्रेशन या जो अमाउंट ऑफ वेपर यहाँ पे है वही अमाउंट ऑफ वेपर यहाँ पे है। इसका मतलब है कि इस टाइम के जस्ट बाद से, इस टाइम के जस्ट बाद से जिस रेट से वेपर बन रहा था उसी रेट से कंडेंसेशन भी होने लगेगा, यानी कि जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कंडेंसेशन और वेपराइजेशन दोनों का रेट बराबर हो चुका है। इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब अब ये जो अमाउंट ऑफ वेपर यहाँ पे है और जो अमाउंट ऑफ वेपर यहाँ पे है वो अब फिक्स हो चुका है। अब चूंकि यहाँ का प्रेस, यहाँ का वेपर और यहाँ का वेपर का अमाउंट सेम हो चुका है, तो इसके कारण लगने वाला प्रेशर भी क्या हो गया है यहाँ पे, तभी तो समान हो गया है।
हाँ, ये अलग बात है, समय बढ़ता जा रहा है तो समय तो बढ़ता ही जाएगा। तो इक्विलिब्रियम तो इनफाइनाइट टाइम के लिए जाता है। अब इसको इनफाइनाइट टाइम के लिए अगर तुम हिट करते रहोगे तब ये 1.25 का जो प्रेशर एक बार अटेन कर लिया है अपना वेपर, ये 1.25 ही रहेगा अनटिल अनलेस कि इसको आप टी टेम्परेचर जो इसको मिल रहा था, जो टेम्परेचर आप इसको दे रहे थे वो बदले नहीं, या फिर बंद ना करें एनर्जी देना, या प्रोवाइड करना बंद ना करें टी टेम्परेचर को। तो जब तक ये टी टेम्परेचर इसको मिलता रहेगा तब तक ये 1.25 एटीएम को एग्जिस्ट करता रहेगा। अब यह भी एक तरह का वेपर का ही प्रेशर है, यह भी एक तरह से वेपर का ही प्रेशर है, और यह भी एक तरह से वेपर का ही प्रेशर है। तो हमें किस वेपर के प्रेशर की बात करनी है? तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, यानी कि अभी ये मैक्सिमम वेपर का प्रेशर नहीं है, और ये भी अभी मैक्सिमम वेपर का प्रेशर नहीं है। अपने को मैक्सिमम वेपर तो यहां मिला है, मैक्सिमम वेपर तो अपने को मिला कब? जब मैंने देखा कि वेपर प्रेशर का बढ़ना अब बंद हो चुका है। अब वेपर प्रेशर का बढ़ना अगर बंद हो चुका है, इसका मतलब यहां जो वेपर बन चुका है वो मैक्सिमम वेपर है, और इसी मैक्सिमम वेपर का जो प्रेशर है, तो इस प्रेशर को हम लोग कह देंगे बच्चों इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, क्योंकि इक्विलिब्रियम टाइम पे डिफाइन हो रहा है, क्योंकि यहाँ वेपराइजेशन भी हो रहा है, और यहाँ पे यहीं से क्या शुरू हो जाएगा? कंडेंसेशन भी शुरू हो जाएगा, और दोनों का रेट बराबर भी होने लगेगा। तभी तो जो प्रेशर यहाँ है वही प्रेशर यहाँ है, जो अमाउंट यहाँ है वही अमाउंट यहाँ है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। और अपनी बोलचाल को थोड़ा आसान करने के लिए, थोड़ा सा सिस्टम को आसान करने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी कम करने के लिए, एक वर्ड को बस यहां से हटा दिया जाता है सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिर्फ वेपर प्रेशर। याद रखेंगे, सिर्फ वेपर प्रेशर का मतलब ही इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है, या मैक्सिमम वेपर के कारण बनने वाला प्रेशर है। ठीक है, तो ये सब क्या है? तो ये सब भी एक तरह के वेपर प्रेशर हैं, बट दीज आर नॉट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। तो हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है वो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर के बारे में बात करनी है। आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ही हम लोगों को पढ़ना है। वेपर प्रेशर जो हम लोग बोलते हैं वो सिर्फ अपनी बोलचाल को आसान करने के लिए, सुविधा के लिए। ठीक है, चलो अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले, जितने भी लिक्विड्स हैं, तो हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर जो होता है वो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट ही होगा। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, अब जब भी मैं वेपर प्रेशर बोल रहा हूं तो आपको इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ही समझना है, आपको मैक्सिमम वेपर प्रेशर ही समझना है। अब मैं बार बार नहीं बोलने वाला, जब भी मैं वेपर प्रेशर बोल रहा हूं तो ये सब नहीं सोच लेना है, आपको इस तरह के बारे में सोचना है, ये सीन सोचना है, ना कि ये सब सीन के बारे में सोचना है, आपको मैक्सिमम के बारे में सोचना है। तो मैंने कहा हर लिक्विड का कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, एवरी लिक्विड हैज कांस्टेंट वेपर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे वाटर है, तो वाटर का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको हीट करें हम लोग और उसका वेपर प्रेशर चेकआउट करें, ठीक है, तो उसका देखेंगे क्या कि गिवन टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है वो फिक्स रहेगा। अगर उस किसी लिक्विड को फिक्स है, कोई सेम काइंड ऑफ लिक्विड है, जैसे वाटर ही है, तो वाटर का वेपर प्रेशर मैंने मान लो 80 डिग्री सेल्सियस पे निकाल लिया, और 80 डिग्री सेल्सियस पे देखा कि वेपर प्रेशर इतना आ रहा था, यानी कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर इतना आ रहा था, तो वाटर का कभी भी 80 डिग्री सेल्सियस पे उतना ही वेपर प्रेशर आएगा जो कि फिक्स होगा। हाँ, अगर 100 कर दोगे तो वो अलग हो जाएगा, 110 कर दोगे तो वो अलग हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बदल ही दोगे तो भाई, तो वेपर प्रेशर बदल जाएगा। तो कांस्टेंट वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का तभी होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि टेम्परेचर बदल दिया जाएगा तो वेपर प्रेशर भी बदल जाएगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, जस्ट हम लोग देखेंगे। दूसरा, वेपर प्रेशर does not depend upon does not depend upon does not depend upon amount of the liquid, and size of container, कहते हैं अपने कंटेनर का साइज क्या है, या फिर अमाउंट आपने कितना लिया है,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस अमाउंट के बारे में एक बात मैं बोल दूं, ये याद रखना है कि भाई अमाउंट इतना कम नहीं लेना है कि जितना वेपर बन सकते थे वो बन ही नहीं पाए, क्योंकि आपको मैक्सिमम वेपर प्रेशर बनाना है तो अमाउंट कम से कम तो उतना लेना है कि भाई मैक्सिमम वेपर जितना उस टेम्परेचर पे बन सकता है उतना बन जाए। उससे ज़्यादा आप जितना लिक्विड ले लो, ठीक है। तो जितना मिनिमम लिक्विड है वो फिक्स है भाई, इतना मिनिमम लिक्विड तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना लिक्विड का वेपर बन सकता है उस टेम्परेचर पे उतना लिक्विड तो आपको लेना ही पड़ेगा। उससे कम लिक्विड लीजिएगा तो फिर तो भाई आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अमाउंट ऑफ लिक्विड में फर्क नहीं पड़ता है, वो अंडरस्टूड मैं इस बात को रख के बोल रहा हूँ कि आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड तो लेना ही पड़ेगा जिसको वेपर में कन्वर्ट होना ही है। उसके बाद आप जितना भी लिक्विड बना लें उससे बनने वाले वेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो वेपर का जो अमाउंट है वो फिक्स ही रहेगा, चाहे उस मिनिमम अमाउंट के बाद आप अमाउंट कुछ भी ले लें। तो अमाउंट के बढ़ जाने से, कहाँ के बढ़ जाने से, अमाउंट के बढ़ जाने से, किसके रिस्पेक्ट में, उसका जो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट है। मान लेते हैं कि मुझे 80 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को वेपराइज करने के लिए ये देखा गया कि वेपर प्रेशर जो अचीव होता है उसमें मान लेते हैं 10 ml यूज हो जाता है। तो जब भी आपको एनालिसिस करना है आप 10 ml से ज़्यादा लिक्विड लेकर एनालिसिस कीजिए। अब अगर 20 लेकर एनालिसिस करते हैं या फिर 50 ml लेकर एनालिसिस करते हैं तो दोनों केस में आपको जो वेपर प्रेशर वो सेम ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से साइज ऑफ कंटेनर से भी कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, किस तरह के बर्तन में आप ले रहे हैं उसको। तीसरा, वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलाटाइल नेचर होता है, वोलाटाइल नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के वोलाटाइल नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं कोई दो लिक्विड है, एक लिक्विड ज्यादा वोलाटाइल नेचर का है, दूसरा लिक्विड कम वोलाटाइल नेचर का है। वोलाटाइल का मतलब होता है जिसमें स्केप आउट करने टेंडेंसी ज्यादा होती है, यानी कि जिसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा कमजोर होता है। तो जो जितना ज्यादा वोलाटाइल नेचर का होगा, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज वोलाटाइल नेचर ज्यादा किसका, दैट इज वीकर, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके बीच लगा हो, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो जिसके बीच में वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या जो ज्यादा वोलेटाइल नेचर का हो वह लिक्विड ज्यादा वेपर प्रेशर शो करेगा किसी गिवन टेम्परेचर पे। एक लिक्विड है जो ज्यादा तेजी से उड़ने लगता है, यानी कि उसके बीच का जो अट्रैक्शन वो काफी कमजोर है, और दूसरा लिक्विड के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफी स्ट्रांग है। तो जिस लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा वो गिवन टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर बनाएगा। अब ज्यादा वेपर बनाएगा तो ऑब्वियस है ज्यादा प्रेशर भी एग्जर्ट हो जाएगा। चौथी बात, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलर लिक्विड। जितना ज्यादा पोलर होगा, तो वही वीकर फोर्स वाली बात हो गई, जितना ज्यादा पोलर होगा यानी कि उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जितना ज्यादा पोलर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना मजबूत हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना मजबूत हो जाएगा उतना ही वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये बात ये रही। तो इसका भी रीजन क्या हो गया, यहां पे लिख सकते हैं, और स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा, और जितना वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ये तो होना ही था। तो ये रही बात है किसकी, वेपर प्रेशर की, कि वेपर प्रेशर होता क्या है। अब जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है कि अपना सिलेबस क्या है। तो सिलेबस अगर हम लोग देखें तो सिलेबस में हम लोग को जो पढ़ना है, दो तरह के लिक्विड के बारे में बात करनी है। तो सिलेबस देखा जाए, सिलेबस तो दो तरह का हम लोगों को सॉल्यूशन डिस्कस करना है, जिसमें पहला जो डिस्कस करना है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कस करना है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन ये डिस्कस करना है, यानी कि सॉल्यूट भी लिक्विड होना चाहिए और सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए। और दूसरा जो हम लोग को स्टडी करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लोगों को दो तरह से
सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, दो तरह के सॉल्यूशन को स्टडी करना है। एक तो हम लोगों को पढ़ना है क्या, वैसे सॉल्यूशन के बारे में जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, और दूसरा हम लोग को पढ़ना है वैसे सॉल्यूशन के बारे में जिसमें सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो और जो अपना सॉल्वेंट है वो लिक्विड होना चाहिए। तो अपना पहला स्टार्ट करते हैं। आज ये वाला जो टॉपिक है फर्स्ट वो ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला वाला। अब यहाँ से अस्थिर होकर समझेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो थोड़ा इसका हम लोग डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बना दें, कैसा हो सकता है ये। जैसे मान लो कोई कंटेनर लिया और इसमें मैंने दो लिक्विड को मुझे मिलाना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे दो लिक्विड मिलाए हुए हैं। तो मान लेता हूँ ये एक तरह का लिक्विड है ये, इसमें एक जो लिक्विड उसका नाम मैंने मान लो ए रख दिया है और दूसरा लिक्विड को मैंने मान लो बी नाम दे दिया है। तो अपने पास दो तरह के लिक्विड हैं, एक ए नाम का लिक्विड है और एक बी नाम का लिक्विड है। अब मैं इस दोनों लिक्विड से बने हुए जो सॉल्यूशन है उसको मैं एक सर्टेन टेम्परेचर टी देता हूँ। जैसे सर्टेन टेम्परेचर टी दूंगा तो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे यहाँ पे वेपर्स बनने क्या हो जाएंगे बच्चों, शुरू हो जाएंगे। इस वेपर्स में कुछ मात्रा ए की होगी और कुछ मात्रा बी की होगी। तो इस वेपर में कुछ मात्रा ए की भी है और कुछ मात्रा बी की भी है। और अब मान लेते हैं कि यह जो सिस्टम है अब इक्विलिब्रियम में आ चुका है, यानी कि टी टेम्परेचर पे ए और बी को जितना एस्केप होना था वो हो चुके हैं। ये जितना एस्केप होना चाहिए था वो हो चुका है और इसको जितना एस्केप होना चाहिए था वो हो चुका है। यानी ये जो कंडीशन है मैं यहाँ मान लेता हूँ कि अपने इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। दिस इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट की बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस ए अमाउंट जो यहाँ पे वेपर बन रहा है, ए का वेपर या बी का वेपर जो यहाँ बन रहा है उसको फिक्स नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बन ही रहा है तो बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, इसमें चेंज होता जाएगा। और जब वेपर ही चेंज होता जाएगा तो वेपर प्रेशर हम लोग कैसे बता पाएंगे। तो सबसे पहले इसको फिक्स करना जरूरी है कि भाई ए तुमको जितना वेपर बनाना है बना लो, अब बी तुमको जितना वेपर बनाना है बना लो। अब तुम लोग जो जितना प्रेशर बनाओगे उसके हिसाब से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये जो गन्ना है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ चुका है, ये मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का फेज है जिस फेज को हम लोग कह देते हैं वेपर फेज। वेपर फेज कहते हैं इसको, जो गैसियस फेज भी कहीं कहीं कहा जाता है। बट गैस और वेपर में थोड़ा फर्क है। क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर जब आ जाता है तब उसे हम लोग कह देते हैं कि भाई तुम गैसियस स्टेट में चले गए हो। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे किसी को आप ऑब्टेन करते हैं किसी मॉलिक्यूल्स को, तो वो हो गया, मान लेते उसको हम लोग कह देते हैं भाई तुम वेपर फेज में हो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा आने पे वह जो मैटर है वह गैसेस स्टेट में कहलाता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रहे तो उसको हम लोग वेपर कह देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, वेपर और गैसेस का क्या मेन डिफरेंस है, तो वो तो बात की बात है। और ये जो अपना फेज है, ये पूरा अपना फेज, दिस इज सॉल्यूशन फेज, क्योंकि ये सॉल्यूशन है इसको हम लोग कह देते हैं सॉल्यूशन फेज। या फिर इसको हम लोग, चूंकि ये फेज लिक्विड स्टेट का है इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं लिक्विड फेज भी कह देते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको गैसियस फेज, लिक्विड फेज, वेपर फेज, सॉल्यूशन फेज कुछ भी आपको इस तरह से लिख दे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फेज कौन सी फेज का मतलब क्या हो रहा है। वेपर फेज या गैसियस फेज कहा जाए तो यानी कि हम लोगों को इस लिक्विड लेयर के ऊपर की बात की जा रही है, और सॉल्यूशन फेज या लिक्विड फेज बोला जा रहा है तो यानी कि सॉल्यूशन फेज के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और एज्यूम करना है कि ए और बी दोनों चूंकि उड़ रहे हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों वोलाटाइल हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है, ए एंड बी दोनों है क्या है, वो वोलाटाइल लिक्विड हैं।
क्योंकि ये होना अनिवार्य है, दोनों लिक्विड होने से जरूरी नहीं होगा। अगर दोनों लिक्विड हों और वोलाटाइल कोई एक नहीं हो पाएगा तो भाई स्थिति बदल जाएगी। आपको सोचना क्या है, लिक्विड हो और वोलाटाइल नेचर के भी हों। तो आपको सिर्फ लिक्विड नहीं लेना है, आपको कैसा लेना है, वोलाटाइल लिक्विड। तो जो भी यहाँ पे आप काम करेंगे, आपके बाद से जो भी लिक्विड के बारे में चर्चा होगी, तो हम लोग को ये अंडरस्टूड होगा कि हम लोग वोलाटाइल लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि लिक्विड ऐसे भी हो सकते हैं कि जो वोलाटाइल ना हो, तो लिक्विड अगर वोलाटाइल ही नहीं होगा तो यहाँ पे तो उसका वेपर आ ही नहीं पाएगा। तो आपको लिक्विड कैसा लेना है, जो वोलाटाइल नेचर का हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक सबसे पहले हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक लॉ होता है, इसका नाम है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स ने वेपर के ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर काफ़ी लॉ दिए हैं। ये जो पहला लॉ है, ये फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स, वोलाटाइल लिक्विड्स। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो सिर्फ लिक्विड लिखा हुआ है, वोलाटाइल लिखा हुआ नहीं है, तो आप उसको एज्यूम कर सकते हो कि वो वोलाटाइल ही रहा होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि रॉल्ड्स लॉ है क्या। तो सबसे पहले रॉल्ड्स लॉ पढ़ते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इस पर क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स तो काफ़ी बनते हैं, जेई हो या नीट हो। तो इसका क्या कहता है रॉल्ड्स लॉ, तो कहते हैं द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्यों कह रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे दो तरह के वेपर हैं, तो हर का अपना इंडिविजुअल प्रेशर जो होगा उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर कहेंगे। इसका अपना प्रेशर जो भी होगा उसको ए का पार्शियल प्रेशर कहेंगे। इसका अपना प्रेशर जो होगा उसको हम लोग बी का पार्शियल प्रेशर कहेंगे। यानी जैसे कि इसने अगर मान लो अपना प्रेशर लगाया, इसको मान लो हम लोग कह दिए पी ए, यानी दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, और दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। लिक्विड बी के का जो प्रेशर वो इतना डेवलप हो रहा है, ठीक है, गिवन टेम्परेचर टी पे। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन is directly proportional, directly proportional to its mole fraction, its mole fraction, its mole fraction in solution, in solution। ठीक है, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का हम लोगों ने एक रिलेशन और देखा था, याद करो, हेनरीज लॉ में, है ना। ये रॉल्ड्स लॉ है भाई, दोनों अलग अलग हैं, वो गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है और यहाँ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन पे अप्लाई होगा। ये संभल के थोड़ा, ऐसा नहीं कि कहीं भी प्रेशर देखा रॉल्ड्स लॉ हेनरीज लॉ में कंफ्यूज कर गए। सॉल्यूशन को देखना है, जैसा होगा सॉल्यूशन वैसा लगेगा लॉ। अगर सॉल्यूशन गैस इन लिक्विड का है तो वहाँ पे हेनरीज ही लगेगा, और अगर सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड का है तो वहाँ पे रॉड्स लगेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो पार्शियल प्रेशर है और ए और बी यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो भाई ए का अपना तो कंसंट्रेशन होगा, तो मान लेते हैं उसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, और बी का अपना भी कंसंट्रेशन होगा, और मान लेते हैं उसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए और एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पी बी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, कहता था पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट दो हैं, एक ए है और एक बी है, ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन जो है वो देखिए, और उसका वेपर प्रेशर, उस रिस्पेक्टिव का वेपर प्रेशर कितना वो देखिए, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जितना ज्यादा ए का अमाउंट यहां पे होगा, ए का प्रेशर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि बी से ज्यादा हो जाएगा, ये अपनी बात कर रहा है कि अगर मोल फ्रैक्शन अभी 0.25 है, अब पार्शियल प्रेशर मान लेते हैं
आ रहा है और इसको हम लोग बढ़ा करके 0.5 एटीएम 0.5 मोल फ्रैक्शन कर दें तो वो जितना था उससे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। इससे ज़्यादा या इससे कम की बात नहीं हो रही है, ये अपनी बात कर रहा है कि भाई अगर हम कम अमाउंट में होंगे तो कम वेपर बनाएंगे तो कम प्रेशर होगा, और ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो ज़्यादा वेपर बनाएंगे, ज़्यादा प्रेशर होगा। अभी 20 से इसकी कोई तुलना नहीं हो रही है, क्योंकि 20 से तुलना करने के लिए दोनों का वोलाटाइल नेचर समझना भी जरूरी फैक्टर होगा। तो मैं वो बातें बाद में करूंगा, अभी आपको 20 से कंपेयर नहीं करना नहीं है कि ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा का मतलब 20 से ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो अपने ही कम अमाउंट के रिस्पेक्ट से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, कुछ लोग होता है क्या है कि वो लोग समझ लेते हैं जिसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होता है उसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। नहीं, ये बात गलत है। जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो वह अपना कम वोलाटाइल नेचर शो करे, और जब वह कम वोलाटाइल नेचर शो कर देगा तो क्या हो जाएगा, तो उससे बनने वाला वेपर भी कम बनने लगेगा, तो प्रेशर कम हो सकता है। इसलिए वो बात थोड़ा संभल के, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाती है चीज़ें। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी खास लिक्विड की बात कर रहा हूँ, कोई एक लिक्विड का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो उसी लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन एंड दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रेस्पेक्टिव लिक्विड, जिसका मोल फ्रैक्शन की मैं गणना कर रहा हूँ यहाँ पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तब इसकी मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। ये अपने बारे में बात कर रहा है, ये किसी दूसरे के रिस्पेक्ट से ज्यादा या कम की बात नहीं कर रहा है, ये अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि मेरी मात्रा घटेगी तो मेरा भी वैल्यू घट जाएगा भैया, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो मैं भी अपना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा, ये अपनी बात कर रहा है। और यहां से एक रिलेशन निकल सकता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, तो पी लिक्विड इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, इनटू एक्स लिक्विड, ठीक है। और कांस्टेंट को हटा करके ये एक्सपेरिमेंटल बात है, पी लिक्विड बराबर क्या यहाँ पे इस्तेमाल होता है, पी लिक्विड नॉट इनटू एक्स लिक्विड। अब एक नया टर्म लॉन्च हो गया बच्चों, पी लिक्विड नॉट क्या है, एक्चुअली ये रॉल्स लॉ है। रॉल्स लॉ क्या है, रॉल्स लॉ पी लिक्विड क्या हो गया, पी लिक्विड इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिख देता हूं, where P liquid is the partial pressure of liquid, जिस भी लिक्विड की बात कर रहे हैं उस लिक्विड का, और P लिक्विड, और ये सॉल्यूशन में है, इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में बात हो रही है बच्चों। अब P लिक्विड नॉट का मतलब क्या है, P लिक्विड का मतलब क्या है कि ये प्योर लिक्विड का प्रेशर है, तो हम लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, है ना। जैसे मान लो वाटर ले लें तो वाटर का लिक्विड इन सॉल्यूशन जो है, वाटर का लिक्विड इन सॉल्यूशन है, उसके कारण जो वेपर बना है वो प्रेशर कितना है। और यहां बात हो रही है कि भाई शुद्ध पानी रखा हुआ है, शुद्ध वाटर रखा हुआ है, उसका वेपर प्रेशर कितना बनेगा जब उसमें कुछ मिलाया नहीं गया हो, ये बात की जा रही है, ठीक है। ये शुद्ध लिक्विड का प्रेशर है और यह लिक्विड सॉल्यूशन में है, उसका प्रेशर है, ठीक है। और अब बात कर देते हैं एक्स लिक्विड, तो एक्स लिक्विड इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है, इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब जरा देखें, यहां समझ में आ चुका होगा कि रॉड्स ने कहा कि भाई किसी लिक्विड का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा हो जाएगा, जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, अपने ही रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे की तुलना में नहीं हो रही है बातें, अभी याद रखेंगे इस चीजों को। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा मैं इसको एक ऐसे बनाता हूँ, जैसे मान लो कि दो लिक्विड है, जैसे मान लो कोई प्योर लिक्विड ए है, प्योर ए, और उसको मैंने एक और ले लिया प्योर बी।
ये प्योर ए लिक्विड है, ये प्योर बी लिक्विड है, इस दोनों को मैं एक सर्टेन प्रोपोर्शन मैंने मान लो मिला दिया, कुछ ऐसे मिला दिया, तो यहाँ जो सॉल्यूशन बनेंगे ये बनेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी बन गया। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर प्योर लिक्विड को मैं सिर्फ एक कंटेनर में ले लूँ, शुद्ध ए को एक कंटेनर में ले लिया, शुद्ध बी को भी एक कंटेनर में ले लो, और यहाँ पे उसी कंटेनर को ज़रूरी नहीं है, कंटेनर का साइज को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा कंटेनर में ले लो जिसमें दोनों को मिलाया गया है। अब यहाँ पे मान लो प्योर ए है, ये मान लेते हैं प्योर बी है, और ये मान लेते हैं बच्चों अपना ए और बी दोनों है। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि शुद्ध ए है, तो चूंकि सिर्फ यहाँ पे ए है, सिर्फ यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ए भी है और बी भी है, तो एक अब इसको टी टेम्परेचर प्रोवाइड करो, और इसको भी टी टेम्परेचर प्रोवाइड करो, और इसको भी टी टेम्परेचर प्रोवाइड करो, सारे का टेम्परेचर सेम होना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वेपर आएगा और उसका जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पे, अब जो भी बात करूंगा इक्विलिब्रियम पे, यानी कि इनिशियली जो चेक करना वो ले लोगे, बनने देना, वेपर बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, जब वेपर बनना, वेपर का अमाउंट जब फिक्स हो जाएगा, यानी कि अब जो वेपर है वो वेपराइजेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो गया, यानी कि यहाँ का मात्रा फिक्स हो गया, अब वह प्रेशर मान लेते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं उसको, दिस इज कॉल्ड PA0। उसी तरह से यहाँ पे वेपर बनता जाएगा, उसका प्रेशर एक टाइम के बाद फिक्स हो जाएगा, उसको कह देंगे PB0, और यहाँ का जो प्रेशर है उसको हम लोग कह देंगे PA, और यहाँ जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे, सारा बात इक्विलिब्रियम पे हो रहा है बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे ए का जो वेपर है उसके कारण जो प्रेशर है वो PA है, और ये बी का जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे PB है। तो शुद्ध जब बी लिया गया तो उसका प्रेशर PB0 देखा गया, शुद्ध ए जब लिया गया तो उसका वेपर प्रेशर PA0 देखा गया, और जब दोनों को मिला दिया गया तो वेपर प्रेशर PA और PB हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या रिलेशन निकालना है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर किसी लिक्विड, दो लिक्विड है, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या कह सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या कह सकते हैं कि PA बराबर क्या होगा, रॉल्स लॉ क्या था, P लिक्विड इज इक्वल टू P लिक्विड नॉट इंटू एक्स लिक्विड, ये आपका रॉल्स लॉ था। इसी बैठाता हूँ, PA बराबर PA0 इंटू XA, ये हो गया A के लिए, और B के लिए बोलूँ तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों, PB इज इक्वल टू PB0 इंटू XB, और ये तो होना ही था। याद करो मैंने सिखाया था कंसंट्रेशन में, जो भी प्योर लिक्विड होते हैं उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। थोड़ा सा मैं बात सिखाना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। कोई भी प्योर लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन होता है बच्चों वो 1 माना जाता है, 1 होता है, मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो किसी प्योर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन 1 है, और उस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर को क्या मानते हैं हम लोग, इसके वेपर प्रेशर को हम लोग मान लेते हैं P लिक्विड नॉट, ये दो चीजें हैं। तो जब मोल फ्रैक्शन 1 है तो वेपर प्रेशर क्या है, P लिक्विड नॉट, तो हम लोग कह सकते हैं चूंकि व्हेन मोल फ्रैक्शन इज 1, देन वेपर प्रेशर कितना है, P लिक्विड नॉट। जब मोल फ्रैक्शन 1 है किसी लिक्विड का तो वेपर प्रेशर P लिक्विड नॉट आता है। तो अगर मोल फ्रैक्शन में ए की बात कर रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन में अगर XA कर दिया, यहां पे जो अमाउंट है सॉल्यूशन में, अब इस ए का जो अमाउंट है उसको मैंने XA कर दिया। पहले यहां पे इसका मोल फ्रैक्शन 1 था, यहां पे मोल फ्रैक्शन पहले क्या था, ए का, बी का यहाँ पे 1 था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का 1 था, तो 1 था तो वेपर प्रेशर PA0, 1 है तो वेपर प्रेशर PA0। तो कहते हैं व्हेन मोल फ्रैक्शन बिकम्स X लिक्विड देन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो 1 के लिए इतना,
तो एक्स लिक्विड के लिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा पी लिक्विड नॉट इंटू एक्स लिक्विड। आई बात समझ में। तो यहां पे क्या कहा कि जब वेपर प्रेशर एक है, जब मोल फ्रैक्शन एक है तो वेपर प्रेशर पी नॉट है, तो जब मोल फ्रैक्शन एक्स है तो वेपर प्रेशर कितना होगा, पी लिक्विड नॉट एक्स लिक्विड। यानी कि हम भी कह सकते हैं जब मोल फ्रैक्शन एक है तो वेपर प्रेशर पी ए नॉट है, तो जब मोल फ्रैक्शन एक्स ए होगा तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो कहते हैं एक के लिए पी ए नॉट तो एक्स ए के लिए पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यानी कि इस पी ए का जो मान होगा वो पी ए नॉट इंटू एक्स ए के बराबर हो जाएगा। एकदम यूनिटरी मेथड से सोच लिया हम लोगों ने। एक पर वेपर प्रेशर पी ए नॉट तो एक्स ए के लिए वेपर प्रेशर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, उसी के लिए एक पर वेपर प्रेशर एक मोल फ्रैक्शन का, एक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये प्योर है, प्योर का मोल फ्रैक्शन एक लिया जाता है, वन लिया जाता है, तो एक पर वेपर प्रेशर पी बी नॉट, तो एक्स बी अगर मान लेते हैं यहां का मोल फ्रैक्शन बी का है तो एक्स बी पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो ये जो फॉर्मूला है आप डायरेक्ट इकी के नियम से भी देख सकते थे, यूनिटरी मेथड से भी देख सकते थे। तो रॉल्स लॉ कैसे डेवलप हुआ है वो हम लोगों ने देखा। तो रॉल्स लॉ क्या देख रहा है, तो रॉल्स लॉ जो है ये बताता है कि जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन आपको, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना है उस लिक्विड के प्योर फॉर्म का जो वेपर प्रेशर होगा उसको उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आपको निकल जानी है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये दोनों फॉर्मूला को याद रखेंगे, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स या फिर पी बी नॉट बराबर पी बी नॉट इंटू एक्स बी, दोनों तो एक ही चीज है, यहाँ पे ए लिक्विड के लिए यहाँ पे बी लिक्विड के लिए, ठीक है। और एक बात और, एक्स ए और एक्स बी दोनों मिलकर वन होंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, जो सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिलकर क्या होता है, एक के बराबर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन होगा। अब यहां पे रॉल्स लॉ से निकलने के बाद हम लोग पहुंचते हैं कहां पे, डाल्टन्स लॉ के पास। डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। डाल्टन्स ने क्या लॉ दिया, काफी पुराने फिलोसोफर हैं ये, उन्होंने क्या कहा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर above the solution, above the solution is equal to the sum of the partial pressure, sum of the partial pressure of all components, of all components in the solution। कहता है कि कहता है टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर एक नया टर्म आ रहा है, टोटल वेपर प्रेशर मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो कहते हैं, डाल्टन्स ने कहा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो कहते हैं भाई वेपर, सॉल्यूशन के ऊपर जितना भी वेपर हो और उन सब का जितना भी प्रेशर हो, अपना अपना प्रेशर, उस सबको जोड़ दो तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। यानी किसी सॉल्यूशन के ऊपर ए और बी का वेपर आ रहा है तो हम लोग कह देंगे कि पी सॉल्यूशन जो होगा, एक नया टर्म है, या फिर पी टोटल कह सकते हो, ये जो होगा वो इक्वल टू ए का प्रेशर प्लस बी के प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, अरे सिंपल सी बात है, ये तो होना ही था। कहते हैं इस सॉल्यूशन के इस सॉल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर होगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वही होगा जो ए और बी के वेपर प्रेशर का सम होगा। तो मान लेते हैं इसका एक पी ए का वैल्यू 0.25 है, पी बी का वैल्यू 0.5 है, तो कहते हैं सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा, तो 0.25 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.75, है ना। तो सिंपल डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है उसके सारे कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। सो सिंपल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं पी सॉल्यूशन या पी टोटल जो होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा, कब, जब अब सॉल्यूशन अपना क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जब दो ही कंपोनेंट है, अब चार कंपोनेंट है तो चारों को जोड़ना पड़ेगा, सबका प्रेशर जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो अपने को तो बाइनरी को ही पढ़ना है। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, और यहाँ पे एक्सप्रेशन भी ला सकते हो, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पी टोटल, तो पी ए का वैल्यू कितना कितना हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए
अब पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो पी ए का वैल्यू ये जो मैंने लिखा, पी बी का वैल्यू जो मैंने ये लिखा, ये अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ लिखा है, और पी टोटल का वैल्यू जो मैंने ये दोनों को जोड़ दिया है, ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स है। तो कहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है थोड़ा संभल के, यहाँ लगाया रॉल्स, यहाँ लगाया रॉल्स, दोनों को जोड़ के ये निकाला, दिस इज डाल्टन। ठीक है, अब एक्स ए प्लस एक्स बी का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो पी टोटल को तुम चाहो तो किसी के टर्म में ला सकते हो। तो मान लो पी टोटल को आपको लाना है एक्स ए के टर्म में, तो एक्स बी को हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट, और एक्स बी की जब लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 है, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू, इसको ब्रेकआउट कर लें तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अब यहाँ पे एक्स ए कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, तो कह देंगे पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सब समझने की ज़रूरत है, रटना नहीं है। रटना तो आपको रॉल्स है, और फिर यहाँ पे एक डाल्टन्स आ गया। डाल्टन्स कहता है सबको जोड़ दो, रॉल्स कहता है कि जिसका वेपर प्रेशर निकालना है उसके प्योर वेपर प्रेशर से उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। सो सिंपल, दो बातें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ डिस्कस कर लेता हूँ जिसमें डाल्टन्स और रॉल्स दोनों आ जाएंगे। तो थोड़ा ग्राफ देखा जाए। मान लेता हूँ प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर पी ए नॉट यहाँ पे है, और बी के लिए मैंने यहाँ बना रखा है पी बी नॉट। ठीक है, और ये जो वेपर प्रेशर ऑफ ए का एक्सिस है, ये वेपर प्रेशर ऑफ बी का एक्सिस है, और ये मोल फ्रैक्शन के लिए है। तो मान लो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का, चूँकि यहाँ पे पी ए नॉट आ रहा है, तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ए का 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्योर रहा होगा तभी तो एक आया होगा। और यहाँ पे 0 हो जाएगा ए का, क्योंकि यहाँ पे चूँकि बी प्योर हो चुका है, यानी कि इसमें अब ए है ही नहीं। उसी तरह से यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू बात करें तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, और एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि एक्स ए जो है इधर की ओर बढ़ते जा रहा है, और एक्स बी जो है वो इधर की ओर बढ़ते, सॉरी, एक्स ए जो है वो इधर की ओर बढ़ते जा रहा है, और एक्स बी जो है वो इधर की ओर बढ़ते जा रहा है ना। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना दूं तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रॉल्स, जैसे जैसे बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बी का वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसको मैंने बढ़ा कैसे कर दिया है, दिस इज ग्राफ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। उसी तरह से जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन घटते जाएगा तो वैसे वैसे ए का वेपर प्रेशर भी घटते जाएगा, तो इसको घटा दो। दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ये अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ है। दिस इज द एक्सिस फॉर पी बी, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर पी ए। ये बी के लिए ग्राफ है, ये ए के लिए ग्राफ है। बी का मान बढ़ते जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, ए का वेपर प्रेशर घटते जा रहा है क्योंकि ए का मोल फ्रैक्शन घटते जा रहा है। दिस बोथ ग्राफ आर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अब यहाँ पे डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ के हिसाब से ये ग्राफ प्लॉट होगा, ये ग्राफ। तो ये पी ए का ग्राफ है, ये पी बी ग्राफ है, और ये जो है वो पी टोटल का ग्राफ है, पी टोटल यानी कि सॉल्यूशन का ग्राफ है। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के हिसाब से ये ग्राफ है, यानी कि पी टोटल का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी, ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा बताऊँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और इस पे मैंने इसका नाम रख दो अगर कुछ भी, जैसे मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया है, इस पॉइंट का नाम मान लो मैंने बी रख दिया है, इस पॉइंट का नाम मैंने मान लो सी रख दिया है, इस पॉइंट का नाम मान लो डी रख दिया है, इसका मान लो ई, दिस इज़ एफ,
दिस इज जी, दिस इज एच। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं जेई में। ठीक है, ध्यान देंगे। अब तुमसे कहना है, इस ग्राफ को देख के कुछ बातें मैं तुमसे पूछने वाला हूं, ध्यान से सोच समझ के आप आंसर करोगे। फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ, कुछ बातें पूछने वाला हूं। पहली बात, तुम्हें पहले ये बताओ कि भाई इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? जल्दी सोच लिए। देखो, कुछ को लग रहा होगा कि सॉल्वेंट वह होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो बी दिखने में क्या लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो किसी को हो सकता है लग रहा हो कि बी जो है वो सॉल्वेंट होगा और ए जो है वो सॉल्यूट होगा, क्योंकि बी का प्रेशर अगर ज़्यादा है प्योर स्टेट में, इसका मतलब बी ज़्यादा वोलेटाइल होगा। एक बात बता दो बच्चों, यहाँ पे बी का जो वेपर प्रेशर ज़्यादा होना ये कभी नहीं बता रहा है कि बी की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि आपको तो देख रहे हैं ना, यहाँ मात्रा तो यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, ए की मात्रा ज़्यादा है और बी की मात्रा कम है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो। और अगर मैं यहीं पे चला गया तो यहाँ पे बी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और ए की मात्रा कम हो जाएगी। तो आप कहाँ पे खड़े हैं ये मैटर करता है। यानी कि इस ग्राफ को देख के या इस ग्राफ को देख के या इस ग्राफ को देख के आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ए सॉल्वेंट है या बी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को डिसाइड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कंपोजिशन क्या है। तो जहां पे यहां पे जैसे ए की मात्रा ज़्यादा है इस पॉइंट पे और बी की मात्रा कम है, तो यहां पे ए सॉल्वेंट है, और यहां पे बी की मात्रा ज़्यादा है और ए की मात्रा कम है, तो यहां पे बी सॉल्वेंट है। यानी कि बाय वॉचिंग द ग्राफ हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा। यानी कि हम लोग इस ग्राफ से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन है। यानी कि पहला जो पॉइंट तुमको डिस्कस करने, जो मैं समझाना चाह रहा हूं बच्चों को, क्या है, ए और बी कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट हो सकता है। ए एंड बी आइदर कैन बी, कोई भी, आइदर मतलब कोई भी, आइदर कैन बी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग को देखने के लिए कभी वेपर प्रेशर से मत देखना बच्चों, हमेशा कंपोजिशन से देखा जाता है। ठीक है, और अगर वाटर रहा तब तो मैंने पहले ही बता चुका हूं भैया, अगर वाटर रहा तब तो फिर वाटर ही सॉल्वेंट होना है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वाटर रहा तो वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, वाटर के अलावा कोई लिक्विड हुए तब भी कंपोजिशन लगेगा, अगर वाटर रहा तब तो भाई वाटर ही विनर है सॉल्वेंट में। यानी कि हम लोग वेपर प्रेशर को देख करके डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आखिर सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है, क्योंकि सॉल्वेंट का ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है कि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसका प्योर फॉर्म में, ये बस इतना समझा रहा है कि भाई मैं ज़्यादा वोलेटाइल हूँ, तू कम वोलेटाइल है, बस इतना ही कहना चाह रहा है ये। मेरा वेपर प्रेशर ज़्यादा है तेरे से प्योर स्टेट में, इसका मतलब है कि मैं ज़्यादा वोलेटाइल हूँ, तुम कम वोलेटाइल हो। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि मैं सॉल्वेंट हूं तू सॉल्यूट है। संभल के, जो बच्चे गलती करते हैं उसके लिए मैं समझा रहा हूं, खास करके यहाँ पे काफ़ी गलतियां होती हैं। दूसरी बात, इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ से क्या समझ में आया है कि ए जो है, ए इज लेस वोलेटाइल। क्यों? क्योंकि पी ए नॉट का मान जो है वो पी बी नॉट के मान से कम है। तो पी ए नॉट का मान पी बी नॉट के मान से कम है, इसलिए मैं लिख सकता हूं ए इज लेस वोलेटाइल देन बी, because पी ए नॉट इज लेस देन पी बी नॉट। ये बात है, पी ए नॉट का मान पी बी नॉट के मान से कम है, इसलिए मैं कह सकता हूं क्या कि ए का जो वोलेटाइल नेचर है वो बी के वोलेटाइल नेचर से क्या है, कम है। क्योंकि जिसका वोलेटाइल नेचर कम होगा उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में कम ही होगा। चलो तीसरी बात, तीसरी बात ये पूछ रहा हूं मैं, ए और बी किस लॉ के अकॉर्डिंग है, और सी और डी किस लॉ के अकॉर्डिंग है, और बी और डी किसके अकॉर्डिंग है। तो ये भी रॉल्स है, ये भी रॉल्स है, और ये डाल्टन्स हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं बच्चों, ए बी जो है फॉलोज, ए बी फॉलोज रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ।
चौथी बात, CD फॉलोज रॉल्स लॉ। और पांचवी बात, BD फॉलोज डाल्टन्स लॉ। ठीक है, ये बातें हो गई। छठी बात, अब देखो यहां पे, अगर तुमसे EFGH में एक रिलेशन बनाने को कहे तो तुम क्या कह सकते हो? तो कहते हैं यहां से E और H जो होगा वो E और F और E से लेके G तक के वैल्यू के बराबर होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकते हैं। अगर इसकी बात मैं लिखूं तो ये क्या है, ये एक तरह का PB डैश कह दो इसको। इस पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, PA डैश कह सकते हैं। तो इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं हम लोग, PT डैश। तो PT की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक PT है। तुम अगर एक्सिस पे देखोगे तो ये वैल्यू PT कहलाएगी, ये वैल्यू तुम्हारा PA डैश कहलाएगा, ये वैल्यू। और ये वाली जो वैल्यू वो क्या कहलाएगी, PB डैश। तो हम लोग यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू पूरा, दिस वैल्यू प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकते हैं क्या, कि EH इज इक्वल टू EF प्लस EG। ये रिलेशन याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, बिकॉज PT बराबर PA प्लस PB। दिस इज PT PA, सॉरी PT PA PB, है ना। तो इसी से रिलेशन आ गया। तो ये क्या हो रहा है, तुमसे ये पूछा जाएगा कि दिस एक्सप्रेशन इज अकॉर्डिंग टू, बोलो जल्दी से किसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे दो प्लस आ रहा है, PA प्लस PB आ रहा है ना, PA प्लस PB का फॉर्मेट आ रहा है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ है, दैट इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ठीक है, आगे बढ़ें। सातवां देखें, सातवां क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू होगी, चूंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को जोड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकल जाती है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है और ये जो डिस्टेंस है वो दोनों समान होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं, इस ज्योमेट्री की बातें हैं कि EF इज इक्वल्स टू GH। अब ये किसके अकॉर्डिंग होगा, EF जो है वो GH के बराबर हो, किसके अकॉर्डिंग, दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, क्योंकि वहाँ पे PT बराबर PA प्लस PB का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ये भी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ही है। ठीक है, दो बात पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, नोट करके ही शुरू करूँ। कि पहली बात, आपको कहीं कहीं पे खास करके वाइन के बॉटल में इस तरह के यूनिट का इस्तेमाल होता है, 100 प्रूफ सॉल्यूशन, 100 प्रूफ सॉल्यूशन। तो 100 प्रूफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है, तो 100 प्रूफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें 50 ml या 50 ml अगर कोई वाटर है तो उसमें 50 ml वह पर्टिकुलर लिक्विड उसमें मिला हुआ है। जैसे आपको वाइन में लिखा रहेगा 100 प्रूफ, 100 प्रूफ भी काफ़ी डेंजरस होता है। 100 प्रूफ अगर अल्कोहल है तो भी वो काफ़ी पॉइजनस हो सकता है, अगर उसका अमाउंट अगर ज़्यादा ले लिया जाए तो काफ़ी पॉइजनस हो जाएगा। 100 प्रूफ सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH। ठीक है, तो इसका क्या आप, इसके क्या मायने होंगे, इसके मायने होंगे कि अगर C2H5OH 50 ml है तो इसमें वाटर भी क्या है, 50 ml है। तो ये बातें थी, पहला 100 प्रूफ समझाने के लिए। दूसरी बात, आपको कहीं कहीं लिखा रहेगा कि वेपर जो है, किसी क्वेश्चन को दिख सकता है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ n। इसका क्या मतलब होता है, हम लोग से ऐसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज बाय अ फैक्टर
ए फैक्टर ऑफ n। तो थोड़ा फैक्टर की बात बताना चाह रहा हूँ। जब भी फैक्टर की बात आया जाए तो फैक्टर से इंक्रीज होता है, इसका मतलब उतना टाइम्स बढ़ जाता है, और फैक्टर से डिक्रीज होता है तो उतने से घट जाता है। ठीक है, तो इंक्रीज अगर कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि लिक्विड का जो वेपर है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है, वो इंक्रीज कर रहा है बाय फैक्टर ऑफ एन से। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि किसी लिक्विड का वॉल्यूम मान लें, अगर किसी लिक्विड का वॉल्यूम भी लीटर है, देन इस लिक्विड का जो वेपर होगा उसका वॉल्यूम एन भी लीटर हो रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ, फैक्टर में जनरली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो एन माइनस कभी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा समझना है, फैक्टर से रिलेटेड जब भी आएगा, फैक्टर इंक्रीज मतलब एन से मल्टीप्लाई कर दो, और फैक्टर डिक्रीज का मतलब एन से डिवाइड कर दो। ये बात थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए था कि आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आए। और तीसरी बात क्या है, अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को दे दिया गया हो, ठीक है, और उसका वेपर प्रेशर नहीं आपको दिया हुआ है, और आपको वेपर प्रेशर की ज़रूरत है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इस बात का जो डिटेल है वो मैं जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, तो वहाँ मैं जब बॉइलिंग पॉइंट सिखाऊंगा तो वो डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तत्काल के लिए इस बात को याद रखेंगे, एट बॉइलिंग पॉइंट, at boiling point, vapor pressure of solution is equal to atmospheric pressure, ठीक है। दैट इज, अगर मान लेते हैं कोई बाइनरी सोल्यूशन ले ले, फॉर बाइनरी सोल्यूशन Pt इज इक्वल्स टू PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, जो कि जनरली क्या होता है, वो 1 ATM के बराबर होता है, या फिर इसको हम लोग 760 mm ऑफ Hg भी कह सकते हैं। ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ लिख सकता हूँ Pt इज इक्वल टू PA प्लस PB लिख सकता हूँ, और PA प्लस PB को मैं, PA प्लस PB का जो मान होगा उसको मैं 760 mm लिख सकता हूँ, अगर मैं mm लिखना चाहूँ तो 760 mm ऑफ Hg के टर्म में लिखूँ तो ये लिखूँगा, और अगर ATM में तो PA प्लस PB बराबर 1 ATM भी लिख सकता हूँ। ये बात आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, और उसी में आप फिर रॉड्स लगा दें, ये तो डाल्टन्स था, रॉड्स लगा देंगे तो लिख सकते हैं इसको PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, इसमें मैंने रॉड्स लगा दिया तो बराबर 760 mm ऑफ Hg। तो ये आपको काफ़ी काम आने वाला है, जब तक आप बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ते हैं आपको ये काफ़ी फ़ायदा करेगा कि अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको नहीं दिया गया है, लेकिन ये कह दे रहा है कि सॉल्यूशन का जो ये टेम्परेचर है या इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो आपको आंख बंद करके 1 ATM ले लेना है, या फिर 760 mm ऑफ Hg लेकर के कैलकुलेशन कर लेना है। PT का मान आप डायरेक्ट 1 ATM लेके काम करें, ठीक है, या फिर 760 mm ऑफ Hg, जैसा जैसे ज़रूरत हो वैसा काम करें। चलिए, ये 2-3 बातें थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी समझाने के लिए। अब मैं बात करता हूँ डाल्टन्स लॉ, जो पीछे उन्होंने डिस्कस किया था, तो वो डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर था। डाल्टन्स का एक और लॉ है जिसको हम लोग डाल्टन्स लॉ इन वेपर फेज कहते हैं, वो जरा देखते हैं। डाल्टन्स लॉ इन वेपर फेज क्या कहता है, देखिए जरा। उनका कहना है कि द पार्शियल प्रेशर of each component of the solution is directly proportional to the
proportional to the is directly proportional to the solution is directly proportional solution. Wait a minute. The partial pressure of each component of the solution is directly proportional to the mole fraction mole fraction in vapor phase. रॉल्स लॉ और डाल्टन थोड़ा सा फर्क हो रहा है. वहां पे जो लॉ लिखा गया था वो लिक्विड फेज में रहने वाले मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और यहां जो डाल्टन्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई वेपर में जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, जैसे यानी कि हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या कह सकते हैं कि P लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y लिक्विड. Y मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये बताने के लिए कि भाई मोल फ्रैक्शन यहाँ पे जो है वो मैं वेपर में ले रहा हूँ, X जो है वो मैं लिक्विड की बात कर रहा था. ठीक है, तो ये चीज़ है. और यहाँ से अगर उसको मैं हटाऊँ तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो वहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ P इज इक्वल्स टू P टोटल इंटू Y लिक्विड. ये लॉ हो गया डाल्टन्स का, याद रखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे P लिक्विड क्या हो गया, जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेयर P लिक्विड क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और P टोटल क्या हो गया, P टोटल हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वही PA प्लस PB वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. और Y लिक्विड क्या हो रहा है, तो Y लिक्विड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज. वहां पे क्या था, सॉल्यूशन फेज, इसलिए मैंने वहां पे x लिया था. और चूंकि मैंने वेपर फेज लिया है इसलिए मैंने x ना लेकर के मैंने मोल फ्रैक्शन में y ले लिया है. y का मतलब इन लिक्विड फेज नहीं, इन वेपर फेज, और x का मतलब इन लिक्विड फेज ना कि वेपर फेज. बस थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसमें, x और y मैंने इसलिए लिख दिया है. तो इसको मैं जैसे मैं लिख दूं, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे मान लो लिक्विड सॉल्यूशन मैंने बना दिया, यहाँ पे A है और B है, और यहाँ भी A और B के वेपर्स हैं. ठीक है, यहाँ का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड के अंदर X और B है, XA और XB है, और यहाँ पे A और B का जो मोल फ्रैक्शन है YA और YB है. एक बात याद रखेंगे, XA और YA कोई ज़रूरी नहीं कि बराबर हों, नहीं कोई ज़रूरी है. XA और YA बराबर नहीं होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि XA और XB तो ये तो आप मिलाते हैं, आप जिस प्रोपोर्शन में चाहे मिला सकते हैं, लेकिन ये YA और YB यानी जो वेपर बनता है वो अपने वोलेटाइल नेचर के हिसाब से ये लोग उड़ते हैं. तो जिसका जैसा वोलेटाइल नेचर होगा और जैसा अमाउंट होगा उसके हिसाब से ये मोल फ्रैक्शन डिसाइड होता है. ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि लोग बराबर हों, एक्स बराबर YA नहीं कर सकते हैं, एक्स बराबर YA या XB बराबर YB ये सब काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि क्वेश्चन में कहे नहीं. ठीक है, अब यहाँ पे आप लगा लें. अब A का जो प्रेशर है, उसको मान लो PA कह दिया, अब B का जो प्रेशर है उसको मैंने PB कह दिया. तो अब लगा लें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कह सकते हैं, PA बराबर PT इंटू YA ये कह रहा है ना, और यहाँ पे PB बराबर PT इंटू YB, ये चीज़ है डाल्टन्स के द्वारा. वही रॉल्स ने क्या कहा था, PA बराबर PA नॉट इंटू XA और PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB. तो वहाँ पे डाल्टन्स ने यहाँ पे कहा है, वहाँ रॉल्स ने कहा था, ये चीज़ें है ना. अब थोड़ी बातें नोट करके लिखें. तो डाल्टन्स लॉ जब भी क्वेश्चन में पूछे थोड़ा संभल के, डाल्टन्स लॉ आपके पास दो हो गए, इन वेपर फेज वाला जो अभी जैसे मैं डिस्कस किया, और एक डाल्टन्स लॉ हो गए जो वेपर प्रेशर के हैं, जिसमें मैंने क्या किया था, सारे लिक्विड के वेपर प्रेशर को जोड़ करके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल दिया था, है ना. तो अब नोट में पहला पॉइंट थोड़ा रिलेशन निकाल रहा हूँ, जो आपको याद रखना है थोड़ा फॉर्मूला, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा. हम लोग जानते हैं x से प्लस XB का मान 1 होता है.
ठीक है बच्चों। और एक्स ए को हम लोग अकॉर्डिंग टू रॉल्स क्या लिख सकते हैं, एक्स ए तो रॉल्स में ही आएगा, वाई ए आता है तुम्हारा डाल्टन्स में, तो एक्स ए जब लिख सकते हैं पी ए बाय पी ए नॉट, क्योंकि हमको पता है पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है, तो एक्स ए बराबर पी ए बाय पी ए नॉट हो जाएगा। अब पी बी एक्स बी की जगह लिख सकते हैं हम लोग पी बी बाय पी बी नॉट, और इस टोटल का सम 1 हो जाएगा। और पी ए और पी बी का मान हम लोग डाल्टन्स के हिसाब से रख सकते हैं, यहाँ पे पी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं पी टी इंटू वाई ए बाय पी ए नॉट, अब प्लस पी टी इंटू वाई बी बाय पी बी नॉट बराबर 1 कह दें। पी टी यहाँ से कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, पी टी कॉमन निकाल लें तो वाई ए बाय पी ए नॉट प्लस वाई बी बाय पी बी नॉट बराबर 1। तो यहाँ से रिलेशन आ गया वाई ए बाय पी ए नॉट प्लस वाई बी बाय पी बी नॉट बराबर 1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। क्यों, क्योंकि पी ए नॉट के साथ आपको एक्स ए का रिलेशन पता है कि भाई पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है, ये पता है। एक्स ए के साथ पी ए नॉट का रिलेशन पता है, लेकिन वाई ए के साथ पी ए नॉट का रिलेशन आपको पता नहीं था, सॉरी यहाँ पी टी भी रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपको तब काम आएगा जब आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का लिक्विड ना दे करके वेपर में दे दे, तो जब वेपर में दे देगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लगा लेंगे, ठीक है। तो वाई ए बाय पी ए नॉट प्लस वाई बी बाय पी बी नॉट बराबर 1 बाय पी टी, ये बहुत काम का फॉर्मूला आपका है, कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा। दूसरा पी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट, पी टी कह देते हैं, पी बी नॉट इंटू एक्स बी कह सकते हैं, और पी टी इक्वल्स टू, और हमको पता है कि पी ए बराबर क्या होता है पी टी इंटू वाई ए, ये पता है हमको। तो यहाँ से एक रिलेशन लिख सकते हैं वाई ए के लिए कि वाई ए बराबर क्या हो जाएगा पी ए बाई पी टी, पी ए अपॉन पी टी। तो यहाँ से वाई ए का फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, याद क्या रखिए, एक दो बार देखिए तो सेट हो जाएगा ब्रेन में। पी ए अपॉन क्या लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये फॉर्मूला तब काम आता है जब आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दे दे सॉल्यूशन फेज में, और आपसे पूछ दे वेपर फेज में क्या होगा, तो आपको ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। सिमिलरली कह सकते हैं वाई बी इज इक्वल टू पी बी बाय पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, या फिर अगर आपको वाई ए का मान पता है तो 1 माइनस वाई ए कर दीजिए, वाई बी का मान निकल जाएगा, सिंपल है। या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते थे 1 माइनस वाई ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये रही पहली बात जो मैं सिखाना चाह रहा था। तो दो फॉर्मूला है, आप उसको ब्रेन में रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। एक होता है गैसियस फेज और डिस्टिलेट का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं। तो हो गया तीसरा, फॉर गैसियस फेज और फॉर डिस्टिलेट, ठीक है। तो हमको पता है क्या है कि वाई ए बराबर क्या होता है पी ए अपॉन पी टी होता है, और वाई बी बराबर क्या होता है, वाई बी बराबर होता है पी बी अपॉन पी टी, ये हम लोगों को पता है। तो अगर वाई ए अपॉन वाई बी का रेशियो निकाले तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसलिए वाई ए अपॉन वाई बी का रेशियो क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू पी अपॉन पी बी का रेशियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में काफ़ी काम आने वाला है आप लोगों को। और पी ए का मान कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स, पी ए नॉट इंटू एक्स ए बाय पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये चीज़ याद रखना है। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो वेपर फेज में होता है वह लिक्विड के पार्शियल प्रेशर के रेशियो के बराबर होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ए और बी का जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो जो होगा वही रेशियो ए और बी के मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा इन वेपर फेज, लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं होगा, ये वेपर के लिए है, ठीक है।
एक बात और, हम लोग को पता है कि वाई ए बराबर क्या होता है, वाई ए के बाद लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए का अमाउंट बाय टोटल अमाउंट, एन ए बाय एन टी। एन ए क्या है, ए लिक्विड का मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इन वेपर, क्योंकि हम वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ए का निकाल रहे हैं, तो ए लिक्विड का मोल इन वेपर, तो यहाँ पे लिख दें एन, जो मैं भी बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ, मोल की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो एन का मतलब मोल इन वेपर फेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया एन ए, मतलब ए का मोल इन वेपर फेज। ये टी का मतलब टोटल मोल इन वेपर फेज, पहली बात। तो हम लोग वाई बी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वाई बी क्या लिख सकते हैं, बी का मोल इन वेपर फेज बाय टोटल मोल इन वेपर फेज। तो यहाँ से वाई ए बाय वाई बी का एक रेशियो और ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एन ए बाय एन बी। इस दोनों को डिवाइड कर दो एक दूसरे से, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा वेपर फेज में, वही रेशियो होगा मोल का भी वेपर फेज में। तो ये दो बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां हम लोगों ने देखा कि गैसियस फेज में वाई ए अपॉन वाई बी के लिए हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 अगर इसको मैं मान लूँ और 2 इसको मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, अभी मेरा मेन एक्सप्रेशन तो नहीं आया है, ये 2 मान लूँ। यहाँ पे मैंने लिखा वाई ए बराबर वाई बी बराबर पी ए बाई पी बी, यहाँ पे मैंने लिखा वाई ए बाई वाई बी बराबर एन ए बाई एन बी। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू एन ए बाय एन बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लेकिन इस फॉर्मूला को लगाते समय थोड़ा संभल के, कि ए और बी के पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो होगा वो ए और बी के मोल का रेशियो होगा, लेकिन कहाँ पे, वेपर में। तो ये थोड़ा सा डेंजरस फॉर्मूला हो जाता है, इसको थोड़ा सा मैं डेंजरस बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का जो मोल है वो वेपर फेज में है। याद रखेंगे एन क्या है, मोल इन वेपर फेज। अगर गलती से भी ये एन इन लिक्विड फेज ले लिए तो भाई आपका ये गलत हो जाएगा, थोड़ा संभल के इस फॉर्मूला को, ठीक है। तो एक ग्राफ, उसके बाद एक ग्राफ डिस्कस करना चाहता हूँ, ग्राफ जो डिस्कस करना चाहता हूँ 1 बाय वाई ए वर्सेज 1 बाय एक्स ए का ग्राफ बनाइए, ये ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ देखिए, तो हम लोगों को पता है कि वाई ए बराबर कितना होता है, पी ए अपॉन पी टी, और अभी मैंने सॉल्व किया तो पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, अब पी टी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये लिख सकते हैं। और अगर इसको मैं सिर्फ ए के टर्म में लाऊं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन, क्या लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्ट में लिखना चाहूँ तो इसको मैंने डायरेक्ट बताया था, सॉल्व करके बताया था, क्या बताया था, एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट अब प्लस पी बी नॉट। इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया था बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, पीछे वाले वीडियो में इसको सॉल्व किया था कि बाइनरी सॉल्यूशन में बस क्या करना है, एक्स ए प्लस एक्स बी का मान 1 होता है, तो एक्स बी को मुझे हटाना है। तो एक्स बी को हटाने के लिए मैंने क्या कर लिया था, यहाँ पे मैंने 1 माइनस एक्स ए ले लिया था। आप खुद से यहाँ पे 1 माइनस एक्स ए लेकर भी लाएँ तो ये रिलेशन यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो वाई ए बराबर ये रिलेशन आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, वाई ए का मान ये होता है, तो 1 बाय वाई ए क्या हो जाएगा, तो 1 बाय वाई ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों, हमको 1 बाय वाई ए चाहिए था, इसलिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तब ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट बाय पी ए नॉट इंटू एक्स ए, कह सकते हैं बच्चों। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 बाय वाई ए इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स ए इंटू पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट बाय पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट बाय पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ से एक्स ए जो है यहाँ पे कट जाएंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय वाई ए बराबर क्या आ जाएगा, पी ए नॉट, सॉरी माइनस होगा, माइनस पी बी नॉट बाय पी ए नॉट, है ना। अब प्लस इसको थोड़ा सा 1 बाय एक्स ए को हमको लाना है, 1 बाय वाई ए आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं,
पी बी नॉट बाय पी ए नॉट इंटू 1/XA। तो ये अपना एक्सप्रेशन आ चुका है इन टर्म्स ऑफ, तो अगर इसको y बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं m, इसको लिख सकते हैं x और इसको लिख सकते हैं c। तो ये हो गया अपना स्ट्रेट लाइन। तो अगर इसको मैं कह दूँ 1/YA का ग्राफ है, इसको लिख दूँ 1/YB का ग्राफ है, तो इस ग्राफ को जब प्लॉट करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे कंसिडरेशन लेता हूँ कि C जो है पॉजिटिव है, C पॉजिटिव कब होगा, जब PA का मान ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ वो इस एजम्पशन से प्लॉट कर रहा हूँ कि PA नॉट का मान ज़्यादा है किससे, PB नॉट के मान से, तभी जो C है वो पॉजिटिव आएगा। और अगर PB का मान ज़्यादा, PB नॉट का मान ज़्यादा हो जाएगा तो भाई, तो इंटरसेप्ट नीचे चला जाएगा, वाई एक्सिस में नीचे की ओर चला जाएगा। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पी ए का मान ज़्यादा है, पी ए नॉट का मान ज़्यादा है। तो पी ए नॉट का मान ज़्यादा है, तो और स्लोप जो तुम्हारा पॉजिटिव स्लोप है, तो स्लोप तो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो ये हो गया आपका इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो गया, पी ए नॉट इन माइनस पी बी नॉट बाय पी ए। और अगर मैं देखें इसका स्लोप, दिस इज थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, स्लोप बराबर एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सोनो टेन थीटा कह सकते हैं। अब बराबर हो जाएगा पी बी नॉट बाय पी ए नॉट, क्योंकि एम का मान यहाँ पे क्या है, पी बी नॉट बाय पी ए नॉट, ठीक है। और इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, आपको मैंने बताया था पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट बाय पी ए। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे मैंने पॉजिटिव एज्यूम कर लिया था इस बात को जान के कि भाई पी ए का मान अगर ज़्यादा है तब ऐसा होगा, लेकिन अगर पी बी का मान ज़्यादा है तो भाई इंटरसेप्ट नीचे की ओर चला जाएगा। तो आपको ये बात पता होगा। अब सॉलिड लिक्विड में बस एक चीज़ें बची हुई हैं, क्या एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जाता है बोर्ड लेवल में कि रॉल्स लॉ जो है वो हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है, कैसे, तो वो डिस्कस कर दें। और रॉल्स लॉ इज अ special case, is a special case of Henry's law। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जा सकता है। तो कहते मैं पहले ही बताया था तुम लोगों ना कि हेनरीज और रॉल्स एक जैसा हो रहा है, याद करोगे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इस चीज़ों को जब मैं हेनरीज का एक्सप्रेशन, जब मैं रॉल्स का एक्सप्रेशन लिख रहा था। तो चलो फिर से बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ P liquid is equals to P liquid नॉट इंटू एक्स लिक्विड, ये मान लो पहला एक्सप्रेशन है। और अकॉर्डिंग टू हेनरीज क्या लिख सकते हो, हेनरीज लॉ क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी गैस इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स गैस। ये दूसरा इक्वेशन था अपना हेनरीज के हिसाब से, ये रॉड्स के हिसाब से लिक्विड। तो यहाँ से अगर मैं इस दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ पे जो ये तो दोनों भाई सेम ही है, ये पी लिक्विड, ये पी गैस है, और ये लिक्विड भी है, वो गैस कैसा ही टैकल कर रहा है अपने आप को, क्योंकि ये भी वोलाटाइल ही है। तो यहाँ पे दोनों मैच ही कर रहे हैं करीब करीब। और ये भी मोल फ्रैक्शन उसी वोलाटाइल लिक्विड का, ये भी मोल फ्रैक्शन उसी वोलाटाइल गैस का है। ये भी सॉल्यूशन से निकल के ही एस्केप आउट होते थे, और ये भी सॉल्यूशन से निकल के ही एस्केप आउट होते थे। और यहाँ पे पी लिक्विड नॉट और के एच है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश यहाँ पे है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, फ्रॉम एबव क्या कह सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड और प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे एक सिमिलरिटी दिख रही है कि क्या कह सकते हैं, प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस लिक्विड जो कि है अपना, और गैस, लिक्विड आ गया कहाँ पे, रॉड्स में, गैस कहाँ आ गया, हेनरीज में। और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ
जो वोलेटाइल लिक्विड है अपना, लिक्विड और गैस इन सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली, इन सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली, यही सिमिलरिटी है कि भाई तुम दोनों एक ही बात तो कह रहे हो, बस ये लिक्विड की बात कर रहा है, वो गैस की बात कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई तुम दोनों जो है वो प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से ही प्रोपोर्शनेट कर रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर रहे हो, तो दोनों करीब करीब एक ही चीज़ को कह रहे हो, है ना। बस एक ही डिफरेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे पी लिक्विड नॉट लिया गया और यहाँ पे के एच लिया गया है। तो ये अपना सिमिलैरिटी है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है उसकी बात मैंने की। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सी और बात कहें, दैट इज ओनली P liquid not and KH are different, क्योंकि अगर ये दोनों भी सेम होता तो फिर दोनों लॉ तो सेम ही हो जाते। तो एक डिफरेंस है और सिमिलैरिटी ये रहा। तो चूंकि इस डिफरेंस के साथ ये तुम्हारा सिमिलैरिटी है, तो मैं कह सकता हूं, सो वी कैन से Rod's law is a special case of Henry's law। ठीक है बच्चों, तो ये खत्म होता है बच्चों आज से हम लोगों का, कंप्लीटली खत्म हो जाता है। सॉलिड लिक्विड अब बचा हुआ है, यहाँ पे खत्म किया मैंने लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की सारी बातें मैंने डिस्कस कर दी, सारी बात यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, एक एक बात मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, कुछ भी छूटा नहीं है। आप पूरे लेक्चर को, यानी कि पिछला लेक्चर और इस लेक्चर को कंप्लीटली थॉरली स्टडी कीजिए, और उसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर इसको कमेंट कीजिए, मैं देन एंड देयर एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको आंसर करूँगा। अच्छे से इसको स्टडी कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा वेपर प्रेशर पे, जहाँ पे आपको 2-3 बातें करनी है कि एक तो वेपर प्रेशर को अच्छे से समझना है वो क्या चीज़ है, और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किस तरह से अपने आप को कैलकुलेट कर रहा है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरी बात है रॉड्स लॉ क्या है वो समझना जरूरी है, डाल्टन्स के 2 लॉ डिस्कस किए थे वो क्या है, और हेनरीज से रॉड्स में क्या डिफरेंस है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कब हेनरीज लगेगा कब रॉड्स लगेगा आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बता रखा था कि हेनरीज तब लगेगा जब सॉल्यूशन में आपको गैस और लिक्विड हो, और रॉड्स तब लगानी है जब दोनों लिक्विड हो। ठीक है, अब अगली क्लास में लोग देखेंगे सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी। यहाँ तक डिस्कस होता है आपको लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। तब तक के लिए